Hello everyone and welcome back to my channel. So today's topic is for Standard 8, chapter number 1 of Civics, and that is the Indian Constitution. Indian Constitution matlab Vidhan Sabha. But before starting this chapter, let us take an example of football game. In football game we all know कि यहाँ पे 11 members के साथ football game खेली जाती है. Kicking a ball to score a goal. यहाँ पे बॉल को पैर से मारा जाता है जीतने के लिए. बट अगर हम लोग ये गेम को बैडमिंटन से कंपेयर करें तो बैडमिंटन जो है वो रैकेट और शटल कॉक के साथ खेली जाती है. यह वी गॉट टू नो कि हर एक गेम का अपना अपना एक रूल होता है और अपने खुद के तरीके से खेली जाती है. इन द सेम वे अ सोसाइटी ऑल्सो हैज कंसेक्यूटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट इज and differentiate it from other kinds of society. That means हर एक सोसाइटी जो भी होती है उसका अपना एक रूल होता है, वो अपने हिसाब से चलती है और यही चीज़ सारी सोसाइटी को डिफ्रेंशिएट करती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट है. इट इज़ अ सेट ऑफ द रूल्स दैट ऑल पर्सन इन द कंट्री कैन अग्री अपॉन. हर एक पर्सन जो है, सिटीजन जो है, वो अग्री होता है सारे रूल्स से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए. वो बुक जिसमें सारे रूल्स मेंशन करे जो हर एक सिटीजन इसको फॉलो करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेट अस नो दैट व्हाट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न. द फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू नो दैट व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंडली, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स की फीचर दैट इंक्लूड्स parliamentary form of government, separation of powers, fundamental rights, and secularism. Now let's begin with this chapter. Why does a country need a constitution? चलो आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? Mention your answer in the comment box. Today, most countries in the world have a constitution. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है आज के टाइम पे जहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है. वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. वाई? बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक रूल्स होने चाहिए जो कंट्री को प्रॉपर वे से चला सके, गवर्नर कर सके. सो दैट इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन. All democratic countries are likely to have a constitution, but it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. That means हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट? एंड वी ऑल्सो हैव द कॉन्स्टिट्यूशन. बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डेमोक्रेटिक हो. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक चाइना. चाइना जो है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, बट स्टिल वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो दैट मीन्स कि हर एक कंट्री जो डेमोक्रेटिक है उसके पास कंपलसरी कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कंट्री डेमोक्रेटिक हो. गॉट इट? मूविंग फर्दर, अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल who share certain belief but may not necessarily agree on all issues. कंट्री जो है उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है. एक कम्युनिटी के लोग तो रहते नहीं है यहाँ पे, अलग अलग ही होते हैं. ऑब्वियसली सारी कम्युनिटीज़ की बिलीफ भी अलग अलग होते हैं. बिलीफ यानी कि उनके थॉट्स, ये सारी चीज़ भी डिफरेंट होती है. तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हर एक लोग अपनी अपनी कम्युनिटी से जो भी बिलोंग करते हैं वो ये मानते हैं दैट मेरी कम्युनिटी महान है, मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी कम्युनिटी को दूंगा. But what happened next is the constitution helps serve as a set of rule and principle that all person in a country can agree upon. Constitution जो है वो help करता है कि सारी communities को उतनी ही importance दे, सबके belief को माने, सबके जो भी thoughts है उसको important दे. यहाँ पे हर एक लोगों के decisions जो होते हैं उन पे agree होना, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस करता है. Here the story of Nepal is given to know it in the better way. Nepal, a country that borders India on the north. We all know that हमारे north में नेपाल है. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990,
reflected the fact that final authority rested with the king. मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1990 में, तो उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था दैट जितनी भी अथॉरिटी है वो किंग को दी जाएगी. व्हाई? बिकॉज वी ऑल नो दैट उस टाइम पे नेपाल जो था वो एक मोनार्की था. दैट मीन्स वहाँ पे एक किंग का शासन चलता था. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006, they finally succeeded in putting an end to the power of the king. That means हम लोग ये यहाँ पे assume कर सकते हैं that for 15 to 16 years उन लोगों ने लड़ाई लड़ी that we want Nepal to be independent. And also 2006 में उन लोगों को success मिल गया था. Finally, the power of the king was now ended. अभी यहाँ पे एक चीज पूरी डिफरेंट हो रही थी. दैट वाज जो नेपाल है वो मोनार्की से अभी डेमोक्रेटिक बन रही है. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों के रूल्स थे अभी वो तो ऑब्वियसली चेंज होने ही वाले हैं. तो नेपाल के पीपल ने क्या किया, उन लोगों ने इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जैसे उन लोगों को नेपाल चाहिए था. द पीपल हैड टू रिटन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन to establish Nepal as a democracy. नेपाल को डेमोक्रेसी बनाने के लिए उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी. नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम मोनार्की, एज आई सेड, मोनार्की से अभी वो क्या हो रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज हो रही है. तो जो भी रूल्स थे, कंस्टिट्यूटिव रूल्स थे, वो भी ऑब्वियसली चेंज होने वाले थे. फाइनली नेपाल ने 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट कर लिया. तो यहाँ पे नेपाल की पूरी जर्नी दिखाई गई थी फ्रॉम 1990 टू 2015 के किस तरीके से वो एक मोनार्की था और किस तरीके से लड़ाई लड़ने से फिर बहुत सारे आंदोलन करने के बाद उन लोगों को 2015 में फ्रीडम मिला. फ्रीडम किससे मिला? तो मोनार्की सिस्टम से उनको फ्रीडम मिले. Now moving further, the second most important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. चलो हम ये चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. आपकी क्लास में XYZ नाम का एक स्टूडेंट है, क्लास टीचर ने उसको बना दिया मॉनिटर. अभी वो क्या कर रहा है? पार्शलिटी कर रहा है. उसको जो स्टूडेंट अच्छा नहीं लग रहा है वो बार बार उसी का नाम बोर्ड पे लिखे जा रहा है. क्लास में टीचर तो है नहीं, अभी उसको माइंड करना है, क्लास को मॉनिटर है तो माइंड तो करेगा ही, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं बातें कर रहा वो उसका भी नाम लिखेगा. तो ये चीज़ को हम बोलेंगे पार्शलिटी, कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो शांति से बैठा है फिर भी तू उसका नाम लिख रहा है क्योंकि उसको वो लड़का नहीं पसंद इसलिए. सो दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू माइंड द क्लास. इन द सेम वे कंट्री में भी वही चीज़ होती है. यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, हम उनको वोट करते हैं, वोट करने के बाद वो लोग जीतते हैं. बट यहाँ पे चीज़ क्या होती है दैट वही लोग अगर चीज़ को फॉलो ना करें, जो भी रूल्स है उसको तोड़े, मिसयूज करते, उनकी अथॉरिटी को मिसयूज करते, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल्स बनाती है सो दैट इट कैन गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर. जिस लीडर को हमने चूज किया है वो मिसयूज ना करे, वो हमारी डिमांड्स को पूरी करे. ये सारी चीज़ों को ध्यान में कौन रखेगा? कॉन्स्टिट्यूशन रखेगा. उसमें जो रूल्स बनाए वो ध्यान रखेगा. Now, another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. That means यहाँ पे जो हम लोग अगर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ भी ध्यान में रखती है, मेजॉरिटी पीपल जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर कोई भी पावरफुल एक्ट प्ले ना करे, उनको दबाए ना. माइनॉरिटीज़ की भी यहाँ पे जो भी डिमांड्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कर सके. चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं आप ही के क्लासरूम का. बॉयज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, गर्ल्स की स्ट्रेंथ कम है. तो अभी क्लास में होता वो है जो बॉयज़ बोलते हैं. वाई? बिकॉज मेजॉरिटी बॉयज़ है, माइनॉरिटीज़ गर्ल्स है. गर्ल को अगर बैडमिंटन खेलना है तो कोई भी खेलेगा. क्यों? बिकॉज बॉयज़ ऐसा बोल रहे कि भाई हमें खेलना है क्रिकेट, तो वी ऑल विल प्ले क्रिकेट. तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान में रखती है कि माइनॉरिटीज़ जो है उनकी
चीज़, उनकी डिमांड जो है वो भी हम पूरी कर सके। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी ध्यान में रखेगी कि जो डोमिनेशंस हो रहे हैं, मेजॉरिटी जो डोमिनेशंस कर रही है, डोमिनेटिंग कर रही है माइनॉरिटीज के ऊपर, वो ना हो। एवरीवन कैन लिव पीसफुली एंड एवरीवन कैन गेट व्हाट दे वांट। यहाँ पे एग्जांपल्स भी मेंशन है दैट इंटर कम्युनिटीज डोमिनेशंस, जैसे कि अगर कोई एक सोसाइटी है उसमें XYZ नाम की कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू ABC, तो यहाँ पे ABC को जो भी करना होता है वो नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज दे आर माइनर। उनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है, पॉपुलेशन जो है वो कम है, तो उसको चुपचाप वही सब कुछ करना पड़ता है जो XYZ बोलेगा। सो दैट इज व्हाट द थिंग कॉन्स्टिट्यूशन टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। अभी आप लोग बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे हमसे खुद से बचाएगी, ये तो कैसे पॉसिबल है? बट यस, we might at a time feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this. यहाँ पे चलो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। परी नाम की एक लड़की है, ठीक है, उसको उसका कल एग्जाम है। शी इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, बट एट द सेम टाइम उसके जो पेरेंट्स है वो कोई मूवी देख रहे। तो अभी ये तो सीधी सी बात है कि भाई बाहर हमारी कोई फेवरेट मूवी चल रही है तो हम अंदर कैसे ध्यान से पढ़ाई कर सकते हैं? हमारा मन तो आधा बाहर है, लेकिन हमें ये भी करना है कि कल की एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। तो वो बाहर जा रही है, वो सबको बोल रही है कि भाई मुझे मूवी भी देखनी है, लेकिन मेरे को कल के एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना है। सो व्हाट हर पेरेंट्स आर डूइंग कि वो टीवी जो है उसको ऑफ कर लेते हैं और बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने टीवी ऑफ कर दिया तो कल की प्रिपरेशन कर, तो कल का जो भी तेरा एग्जाम है उसका प्रिपरेशन कर। इन द सेम वे दैट थिंग ऑल्सो हैपन विद अस। कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो चीज़ से प्रोटेक्ट करती है जो हम बिलीव करते हैं कि ये होना चाहिए, बट एक्चुअल में वो चीज़ लॉन्ग रन में हमें फ़ायदा नहीं देती। जैसे कि it is possible that many people who live in a democracy might comes to strongly feel that party political has become so acrimonious that we need a strong dictator. अभी हम लोग यहाँ पे वोटिंग के टाइम पे सारे जो भी पार्टीज होती है उसको वोट देते हैं, बट आप एक पॉइंट के ऊपर आके बहुत थक जाते हो कि भाई हम यहाँ पे जितने लोगों पे वोट देते कोई हमें सुनता नहीं है, कोई हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करता। सब लोग वोट लेने के टाइम पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाता है तो कोई हमें देखता भी नहीं है। तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा भाई डिक्टेटर ही है, जो भी है वो ही हमारा राजा है, वो जो करे वो हमारा भगवान। बट इससे एक साइड से अगर 2 मिनट के लिए आप लोग सोचो, तो क्या लॉन्ग रन में भी डिक्टेटरशिप जो है वो चलेगी? नहीं। Why? Because a good constitution does not allow this whims to change its basic structure. लॉन्ग रन में अगर हम लोग देखें तो हमें फायदा एक डेमोक्रेसी में ही है, डिक्टेटरशिप में नहीं है। तो ये जो भी चीज है इससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमसे खुद से बचाती है। Now, what is constitutive rules? It lays down ideals that define the kind of country we want to live in. एक ऐसा आइडिया जो हमें बताती है हमारी कंट्री के लिए हमें कैसा चाहिए, हमें कैसी कंट्री चाहिए जिसमें हम रह सके। So that is what we call constitutive rules. I hope that you got the point that what is Indian Constitution. Now let us know the key feature of that. By the beginning of the 12th century, the Indian national movement had been active in the struggle of independence from British rule. We all know that, right? कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया आए, उन्होंने यहाँ पे रूल करा, बहुत सालों तक रूल किया। बट एक ऐसा पॉइंट आया कि अभी इंडियन को लग रहा है कि हमें अब इंडिपेंडेंस चाहिए, से वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। हमें एक अलग से हमारा चाहिए जहाँ पे वी ऑल कैन लिव फ्रीली। प्रॉब्लम क्या आती थी कि ब्रिटिश के कंट्रोल में, ब्रिटिश के अंडर में सबको वही चीज़ करनी पड़ती है जो ब्रिटिशर्स बोलते थे। फोर्सफुली उनके रूल्स को यहाँ पे ओबे करने पड़ते थे। सो दैट इज़ वाई इंडिया वांटेड द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स।
The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally. ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि भाई इंडियन ये चाहते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स से तो फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, बट उसके साथ हर एक लोग यहाँ पे इक्वली रह सके, everyone can live peacefully. यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं, जिसको जो करना है वो चीज कर सके. सो दैट इज वाई यहाँ पे जो भी लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि अब इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है भाई. अभी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो एक दो लोगों से तो होगा नहीं. तो दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय a group of around 300 people who became the member of Constituent Assembly in 1946. Finally, they decided कि भाई Constituent Assembly अभी हमें बनानी है. तो 300 people ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था and this all was done in 1946. अभी the thing is that कि Constituent Assembly बनाना was a huge task. क्यों? क्योंकि ये खाने की चीज तो है नहीं कि चलो प्लेट में आई और खाने लग गए और खत्म. नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो बनाने के टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के टाइम पे ध्यान में रखना पड़ता है. द फर्स्ट वॉज द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज who spoke different language, belongs to different religion and had distinct cultures. ऑब्वियसली बहुत सारी कम्युनिटीज यहाँ पे थी, सबके बिलीफ को मानना, सबकी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो बोलते हैं उनको इम्पोर्टेंस देना, सबके रिलीजन को इम्पोर्टेंस देना, हर एक कल्चर जो वो लोग फॉलो करते उसको ध्यान में रखते हुए जो भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे बना रही थी, तो ये सब चीज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंस देने पड़ते थे. इसका रीज़न ये था बिकॉज अगर एक ही कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस दे दी तो दूसरी कम्युनिटी ऑब्वियसली बोलने वाली है कि भाई आपने हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया. तो ये एक पॉइंट था दैट एवरी कम्युनिटी हैज़ टू बी गिवन द इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट वॉज वेरी डिफिकल्ट, दैट वॉज द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था. तो बहुत ही ज़रूरी था कि जो लोग यहाँ पे रह रहे वो सेफली रह सके. जितने भी मुस्लिम है, जितने भी हिंदू है, दे ऑल कैन लिव हियर पीसफुली, सेफली. उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई भी कुछ बोले ना. तो ये भी बहुत ज़रूरी था ध्यान में रखने. नेक्स्ट, सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर. उस टाइम पे ऐसा था कि जो प्रिंसली स्टेट, यानी कि अभी भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे जहाँ पे प्रिंस रूल किया करते थे. सो दैट इज नोन एज प्रिंसली स्टेट. तो उनका अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था दैट व्हाट दे वांट टू डू, कि उनको अलग से अपना एक इंडिपेंडेंट चाहिए या तो उनको इंडिया के साथ मिक्स होना है, जुड़ना है. सो दैट वाज नॉट स्टिल डिसाइडेड. एंड ऑल्सो उस टाइम पे जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की वो भी बहुत ही वीक थी. सो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही टफ थे उन लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे. ये सारे पॉइंट्स उनको ध्यान में रखते हुए बनाना था. इट वॉज वेरी ह्यूज टास्क, वी कैन ऑल से. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity. दैट मीन्स कि कंट्री में बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज रहती है, उनका मानना अलग होता है, रिलीजन अलग है, उनके कल्चर्स अलग है, बट इवन दो वी ऑल आर लिविंग इन अ यूनिटी. दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंटेन किया हुआ है डाइवर्सिटी को. यहाँ पे कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, सब लोग शांति से खुशी से रह सके. जैसे कि तारक मेहता का गोकुलधाम सोसाइटी, उसमें सारे लोग अलग अलग कम्युनिटी और रिलीजन से बिलोंग करते, बट स्टिल दे आर लिविंग इन अ यूनिटी. तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने ध्यान में रखी थी. द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी. नॉट ओनली दैट कि कम्युनिटी कैसे रह सकती है, उनको हम क्या मतलब उनके क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं,
बट इसके अलावा भी कंट्री में पॉवर्टी, गरीबी जो है वो कैसे खत्म कर सके, उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों का भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोर्टेंस दिया था, ध्यान रखा था। हम लोग ये पॉइंट सुन के, ये पॉइंट रीड करके ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे नॉट ओनली द प्रेजेंट सिचुएशन बट फ्यूचर सिचुएशन को भी उन्होंने ध्यान में रखा। नाउ मूविंग फर्दर टू द की फीचर्स, लेट अस नो वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट मोर देन वन इन द कंट्री। एक से ज्यादा गवर्नमेंट जो कंट्री में एग्जिस्ट करती है, दैट इज व्हाट वी कॉल फेडरलिज्म। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, द फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वी ऑल नो दैट। सेकेंड वन इज स्टेट, और उसके नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है? टू एडमिनिस्ट्रेट ओवर अ नेशन। स्टेट गवर्नमेंट क्या ध्यान में रखती है कि उसका जो स्टेट है उसमें प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, वो इश्यू के साथ लड़ना। जैसे कि कोई भी एजुकेशन प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ को सॉल्व करना, उसके ऊपर ध्यान देना। लोकल गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द डेली एक्टिविटीज। As a vast member of communities in India, it is not possible for a person sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone. अभी इतने बड़े इंडिया में इतनी सारी कम्युनिटीज जो होती है उसमें, तो ये सब के लिए डिसीजन लेना क्या एक ही इंसान से पॉसिबल हो सकता है? नहीं। सो दैट इज व्हाई इट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ऑब्वियसली नॉट, राइट? कि अगर गुजरात में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसी दिन पे जा रहा है न्यू दिल्ली में कंप्लेंट लेके, एट द सेम डे कर्नाटक में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी जा रहा है दिल्ली में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स एक के बाद एक के बाद एक अगर एक ही इंसान सॉल्व करते रहेगा तो वो दूसरे इश्यूज को कब देखेगा? दूसरे इश्यू भी ज़रूरी है देखने के लिए। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट in the state so that decision could be made for that particular area. Got it? तो ये एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि भाई अभी तो ज़रूरी था कि हर एक स्टेट के पास भी अपना अपना एक गवर्नमेंट हो, सो दैट स्टेट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, क्राइसिस आ रही है, तो उसका जो गवर्नमेंट है वो सॉल्व करे। सो दैट इट वॉज डिसाइडेड कि हर एक स्टेट के पास अपना एक गवर्नमेंट होगा। While each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues like subject of national concern, मतलब जो भी स्टेट का एक गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए कोई भी डिसीजंस ले सकता है, उसके पास इतनी फ्रीडम थी। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, गुजरात में ये रूल निकला है दैट एवरीवन हैव टू वियर हेलमेट, बट ये रूल महाराष्ट्र में नहीं लिखा है, किया गया, अप्लाई किया गया। तो गुजरात के जो लोग हैं उनको तो हेलमेट पहनना ही है। अगर वो लोग विदाउट हेलमेट पहन के बाहर निकलेंगे और कंपेयर करेंगे दैट महाराष्ट्र में तो ऐसा कोई रूल नहीं है, सो दैट विल नॉट वर्क। क्यों? बिकॉज हर एक गवर्नमेंट ने, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से, स्टेट के हिसाब से रूल निकाला है। सो हियर वी कैन से दैट एवरीवन हैव that much freedom, every government have that much freedom to take decision as per their state. In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from the work that is does. Now also at the same time जो constitution है वो ये चीज़ भी ध्यान में रखती है कि कोई भी डिसीजन जो भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है तो उसके पास पैसे कहाँ से आए, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टेट है, उसके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मुझे यहाँ पे इतना बड़ा ब्रिज बनवाना है, तो ब्रिज तो ऐसे बनने नहीं वाला, फ्री में तो बनेगा नहीं, पैसा तो चाहिए। तो ये चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान में रखती है कि उसके पास से पैसे कहाँ से आएंगे। नेक्स्ट, ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्नर्ड बाय लॉज एंड पॉलिसी मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हम सबको ये पॉलिसी और जो भी लॉ गवर्नमेंट बनाती है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाती है, उसको फॉलो करना पड़ता है।
Next, moving further to the second point, that is parliamentary form of government. अबे ये क्या है? Let us know. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. This means that the people of India have a direct role in electing their representative. After 18, हमें सबको पता है 18 के बाद we all can vote. तो कोई भी इंसान हो, that person have right to vote. कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको ही इतना फ्रीडम दिया है कि इलेक्शन में वो लोग पार्ट ले सके, देन आफ्टर दे कैन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द इलेक्शंस. यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, हमारे हिसाब से हमें जिसको वोट करना होता है हम उसको वोट करते. हमें कोई फोर्स नहीं करता कि आपको पार्टी ए को ही वोट करना है, आपको सेकेंड पार्टी नंबर बी को ही वोट करना है. नहीं, हमें इतना हक है हमारे पास कि हमें जिसको वोट करना है हम उसी को करेंगे. ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of his her social background can also contest in elections. Not only that, but हर एक लोग जो भी people है यहाँ पे citizen है, उनका background चाहे कैसा भी हो, poor, middle class, rich, then it doesn't matter, they all can take part in elections. These representatives are accountable to the people. दैट मीन्स हम जिनको वोट कर रहे हैं अभी उनका हक है कि हमारी डिमांड पूरी करें. वाई? बिकॉज हमने तो उनको चूज कर लिया था दैट आप ही अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनोगे, अब यू आर आवर लीडर. आपने बोला था कि आप हमारी डिमांड्स पूरी करोगे, आपने बोला था हमारे घर तक आप पानी लाओगे. तो ये सारी चीज़ें अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे डिमांड्स या तो हमारे जो भी नीड्स है वो पूरा करने. Next, the third point is separation of power. Now, according to the Constitution, there are three organs of government, that is legislature, the executive and the judiciary. यहाँ पे separation of power का मतलब है कि जो भी powers होती है वो अलग अलग गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन्स है उनमें डिवाइड करना. जैसे कि लेजिस्लेचर का काम यहाँ पे होता है कोई भी एक लॉ है उसको पास करना या तो फिर उसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेना. नेक्स्ट वी हैव द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ. जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए थे उसको इम्प्लीमेंट करना, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का. एंड द लास्ट इज जुडिशरी. जुडिशरी का काम क्या होता है? इट रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री. जो भी रूल्स फॉलो नहीं करता, जो भी सिटीजन्स रूल्स फॉलो नहीं करते, कोई मतलब यहाँ पे गफला कर रहे, सो दैट ऑल केसेस गो टू द कोर्ट. और ये जुडिशरी का काम होता है कि हर एक लोगों को लॉ सिखाए यानी कि जो सिटीजन फॉलो नहीं कर रहे रूल्स और रेगुलेशन उनको ध्यान में रखे. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन says that each of this organ should exercise different power. हर एक जो भी ऑर्गन है वो अपना अपना काम ही करे. कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज भी बोलती है कि भाई आप आपका देखो, दूसरा देख लेंगे. ताकि अभी इसमें फायदा क्या होता है कि कोई भी जो भी ऑर्गन है वो अपने पावर्स को मिसयूज ना कर सके. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर टू द फंडामेंटल राइट्स. नाउ व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? हम लोग ये सिंस 6th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे. फंडामेंटल राइट हैज ऑफ्टन बीन रिफर्ड to as the conscience of the Indian Constitution. Colonial rule has created a certain suspicion of the state in the mind of the nationality, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of the state power in independent India. That means colonial rule. जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए उन्होंने रूल किया, लोगों के माइंड में एक चीज सेट हो गई थी कि जो भी स्टेट है, जो भी स्टेट चला रहा है वो अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजन ले लेता है. तो इससे क्या होता है, सिटीजन जो है उनके ऊपर बहुत ही इफेक्ट होता है. दैट व्हाट दे वांटेड वो चीज़ नहीं होती. तो ये चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ध्यान में रखी थी कि ऐसा ना हो, तो कुछ हम ऐसा भी रूल्स में हमारा ऐड करें कि
सारे जो भी स्टेट में लोग रहते, दे ऑल कैन एंजॉय द फ्रीडम एज दे वांट. Next, fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. Not only this, but जो फंडामेंटल राइट है इस चीज़ का भी ध्यान में रखती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ भी डिसीजन ले रही है तो हर एक सिटीजन प्रोटेक्टेड फील कर रहा है, उसको क्या वो पावर मिल रही है, क्या वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है. सो दैट इज व्हाट अ फंडामेंटल राइट कैन लुक एट. नेक्स्ट, ये वाला जो पॉइंट है हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा था. द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी. माइनॉरिटीज जो है वो मेजॉरिटी के दबाव में आके कुछ ऐसा ना करे, मतलब उनको भी यहाँ पे फ्रीडम मिले अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना. ये चीज़ भी फंडामेंटल राइट्स ध्यान में रखती है. नाउ मूविंग फर्दर, डॉक्टर अंबेडकर, वी ऑल नो दैट ही इज नोन एज ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने यहाँ पे दो चीज़ बोली थी, दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन द पोजिशन टू क्लेम दोज राइट. अभी ये सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल राइट्स है वो तो बना दिया, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया, तो ऐसे ही हवा में थोड़ी बनाया है. सबको हक है अपने हिसाब से रहने का, ठीक है. तो वो यहाँ पे ये चीज़ भी बोलते हैं दैट एवरी सिटीजन वो पोजीशन में होने चाहिए कि वो अपना हक ले सके. जैसे कि अगर कोई लोअर कास्ट का स्टूडेंट है, उसको स्कूल में यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा, तो उसके पास हक है कि वो क्लेम कर सके दैट आई वांट टू टेक द एडमिशन इन दैट स्कूल. मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह अपने पास राइट है वहाँ पे जाने का. लाइक इन द सेंस वी कैन से एवरी सिटीजन अपना हक मांग सकते. दिस राइट मस्ट बी बिडन अपॉन एवरी ऑथोरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉ. दैट मीन्स यहाँ पे सबको ही फंडामेंटल राइट्स को इम्पोर्टेंट देनी है और उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी है. एग्जाम्पल ले लेते कि भाई कोई आके ये बोलता है कि भाई मैं तो हाई अथॉरिटी का हूँ, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं क्यों ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करूँ. नहीं, ऐसा नहीं है, सबको ही फॉलो करना है. और अगर कोई भी इंसान हो, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग कर रहा हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, अगर उन्होंने कोई भी लॉ को मिसयूज किया या तो रूल्स फॉलो नहीं किए तो उनको भी पनिश करने का उतना ही हक है जितना एक नॉर्मल सिटीजन को किया जाता है रूल फॉलो ना करने पे. सो दिस इज व्हाट डॉक्टर अंबेडकर टोल्ड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. Now let us see the 6 different points of the fundamental right. The first one is right to equality. That means कंट्री में जितने भी लोग हैं सबको ही इक्वल मानना. ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ. कोई भी लॉ उससे पहले हमारे लिए जो भी सिटीजन है सब सारे सिटीजन इक्वल है. This means that all the person shall be equally protected by the law of the country. अगर किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि भाई वो एकदम लो कास्ट से बिलोंग कर रहा है तो पुलिस उसको हेल्प नहीं करेगी, वो तो बहुत पैसा वाला है तो पुलिस उसको ज़्यादा हेल्प कर रही है, उसका केस पैसों से दबा रही है. ऐसा कुछ भी नहीं है. Everyone have right to be protected equally among all. It says right to freedom. This includes the right to freedom of speech and expressions, the right for associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any professions, occupation or business. राइट टू फ्रीडम के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो हर एक सिटीजन कर सकता है. उसके पास अगर उसके बेसिस स्टडी के बेसिस पर उसको कोई भी ऑक्यूपेशन चूज करना है तो वो कर सकता है, कुछ भी प्रोफेशन चूज करना है तो वो भी कर सकता है. इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, अगर उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो उसमें भी जा सकता है, उसके पास हक है पूरा करने का. कोई उसको ये नहीं बोल सकता दैट तू तो ये कास्ट से बिलोंग कर रहा है तो क्यों यहाँ पे आया, हम तुझे एंट्री नहीं देंगे, यू आर नॉट एडमिटेड, नॉट परमिटेड टू कम हियर.
तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती, बिकॉज सबको ही हक है अपने हिसाब से रहने का। The third one is right against exploitation. The Constitution prohibits human trafficking, forced labor, and employment of children under 14 years of age. That means Constitution जो है उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर प्रोहिबिटेड डाल दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर किसी के साथ भी जबरदस्ती काम करवाया है या तो लेबर फोर्स करवा रहे जबरदस्ती, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कॉलोनियल पीरियड में हुआ करता था, पता है, जबरदस्ती इंडियन पीपल के पास काम करवाते, उनको मार मार के काम करवाते थे उनके पास से। तो दैट इज व्हाट वी कैन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके ऊपर भी प्रोहिबिटेड लगाता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी किसी को भी फोर्स नहीं करेगा काम करने के लिए, अगर मुझे काम करना है तो मैं करूँगा। नेक्स्ट, नॉट ओनली दैट बट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ को भी प्रोहिबिटेड लगाया है कि जो भी बच्चे 14 ईयर्स के नीचे है उनको कोई भी यहाँ पे लेबर वर्क नहीं करवाएगा। पहले ऐसे बहुत हम लोग देखते थे कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइड है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी काम करते थे। तो दैट इज व्हाट वी कैन से कि इस चीज़ के ऊपर भी प्रोहिबिटेड है। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. This was the most important thing we can say. Religion freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess, and propagate the religion of their choice. मतलब कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली, तो वो सबको ही हक है अपने हिसाब से रहने का, अपने रिलीजन को फॉलो करने का। नॉट ओनली दैट, अगर किसी को भी अपना रिलीजन चेंज करवाना हो, या तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट अपना रिलीजन जो है, धर्म परिवर्तन हम लोग बोलते हैं उसको, वो करवाना हो तो वो उसको भी हक है, वो करवा सकता है। उसके ऊपर उसको कोई भी फोर्स नहीं करेगा दैट तू ये नहीं कर सकता। उसके हिसाब से उसको जो भी रिलीजन में रहना है उसमें वो रह सकता है। Next is culture and educational right. The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. That means Constitution ने ये भी right सबको दिया है, जो भी minorities है उन सबको दिया है that you can make your own एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपका खुद का एक सेटअप कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन प्रिजर्व दैट, डेवलप कर सकते हो अपना अलग से कोई भी आपका जो भी कल्चर है उसको। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. दैट मीन्स यहाँ पे जो भी सिटीजन है, अगर उनको लगता है कि उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो वायोलेटेड हो रहे स्टेट के द्वारा, तो दे हैव राइट टू गो टू मूव टू द कोर्ट एंड दे कैन कीप देयर पॉइंट ओवर देयर. So these were some of the fundamental rights. Next, moving further to the last topic, that is secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. That means कि यहाँ पे किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. इन द साइट ऑफ द फंडामेंटल राइट एवरी रिलीजन आर इक्वल. किसी को भी यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या तो कम इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता. Everyone are same. Everyone are equal. So here we are ending this chapter, and I hope that you got to know that what is Indian Constitution, what were the features of the Indian Constitution. Thank you for watching my video.